So welcoming you back once again to the class number 4 of GST amendments. So ये हम supplement से कर रहे हैं जी, and we are at the page number 23 of the supplement provided by the ICSI at their website. So moving ahead, एक circular को यहाँ पे उन्होंने discuss किया जी, और star mark करेंगे, very important for the executive as well as professional point of view. बड़ी अच्छी amendment है. अगर आप ट्राइब्यूनल के किसी ऑर्डर से नाखुश हैं तो आपको अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर अपील करनी रहती है, जिसके लिए अपील का टाइम आपको दिया गया 3 मंथ्स का, और अगर ये डिपार्टमेंटल अपील है तो उसके लिए टाइम है जी 6 मंथ्स का. ठीक है. अब इसके अंदर उन्होंने कहा कि जी कई बार अपीलेट ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ होता, उसका प्रेसिडेंट जो है वो दोबारा से अभी ज्वाइन करेगा, तो अभी तक वो ऑफिस बना ही नहीं. अब आपने मेरी तो टिकटॉक शुरू कर दी कि जी आज ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया 3 महीने में आप अपील कर सकते हैं, मैं रोज जा रहा हूँ अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर, लेकिन वहां पर ऑफिस अभी तक कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं होगा. ठीक है. और ऑफिस कॉन्स्टिट्यूट होता है जी 6 महीने बाद. ठीक है. अब मेरी अपील तो रहेगी, क्योंकि आपने तो 3 महीने के बाद मेरी अपील सुननी नहीं है, तो सर्कुलर के अंदर हमने मॉडिफिकेशन कर दी. और अब हमने क्या कहा, 3 months फ्रॉम द पासिंग of the order of the tribunal or just 3 months from the constitution of the office, whichever is later. ठीक है. बड़ी जेन्युइन बात थी जी, बड़ी जेन्युइन बात थी कि अगर अथॉरिटी ही लेट आई है तो 3 महीने वहां से शुरू होने चाहिए जब अथॉरिटी आई है, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर. पढ़ते हैं जी. The prescribed time limit of making the application to the appellate tribunal will be counted from the date on which the president or the state president enters the office. The appellate authority, while passing the order, may mention in the preamble that the appeal may be made to the appellate tribunal whenever it is constituted within 3 months. ठीक है जी. तो अब क्या हो गया, एक्ट में क्या लिखा था, 3 months from the date of passing the order of tribunal, और अब हमने क्या कह दिया, और 3 months from the date of कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑफिस, या फिर जिस दिन प्रेसिडेंट या स्टेट प्रेसिडेंट ने अपने ऑफिस को ज्वाइन किया वहां से 3 मंथ्स. तो अब इन दोनों डेट्स में से मैं आपको क्या कह रहा हूं, व्हिचएवर इज लेटर. Accordingly, it is advised that the appellate authority may dispose of all their pending appeals expeditiously without waiting for the constitution of the appellate tribunal. इन्होंने ये इतना ना क्लैरिफाई करके नहीं लिखा जी, तो सर्कुलर का स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप मेरे साथ एक बारी पढ़ लीजिए. ठीक है. तो ये जो सर्कुलर जिसका नीचे रेफरेंस दिया हुआ है उसका पैराग्राफ नंबर 4.2 मैं पहले पढ़ना चाहता हूँ. The appellate tribunal has not been constituted in the view of the order of Madras High Court in the case of Revenue Board Association versus Union of India. Therefore, the appeal cannot be filed. ठीक है जी. वो अपील फाइल करना चाहते थे लेकिन वो अपील नहीं फाइल कर पा रहे थे बिकॉज appellate tribunal कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुआ था, और विद इन 3 months वो हुआ भी नहीं. So कहते हैं, in order to remove the difficulty arising in giving the effect of the above provision of the act, the government of the recommendation of the council, तो हम ये 9th removal of difficulty order लेकर आए हैं. It is provided that the said order that the appeal to the tribunal can be made within 3 months, और अगर ये डिपार्टमेंटल अपील है तो फिर 6 months from the date of communication of the order. ये तो पुरानी बात है. अमेंडमेंट क्या हुई, और यहां से अमेंडमेंट है जी, और द डेट ऑन विच द प्रेसिडेंट और द स्टेट प्रेसिडेंट एज द केस मे बी ऑफ द appellate tribunal enters the office whichever is later. ठीक है. Hence, अगला पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं. As of now, the prescribed time limit for making the application to the appellate tribunal will be counted from the date on which the president or the state president enters the office. The appellate authority, while passing the order, बाकी तो बिल्कुल सेम है जी, एक्सपीडिशियसली वो सारी अपनी प्रोसीडिंग्स को खत्म करें जो वहाँ पे लिखा भी हुआ था. बट ये जो whichever is later वाली बात है ना, ये उसमें से सप्लीमेंटल नोट में से इतना क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैंने सर्कुलर में से आपको पढ़ा दिया जी. सो अब 3 months, तो इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकता है एग्जीक्यूटिव में, और प्रोफेशनल के अंदर फुल ऑन क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये अपील टेनेबल है कि नहीं, कि हम 4 महीने बाद आए हैं. तो यहाँ पर आपने कब से देखना है, फ्रॉम द डेट ऑन विच प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट एंटर्स द ऑफिस. फाइन जी, आगे आ रही है. स्टार मार्क करेंगे जी, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जीक्यूटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. रिविजनल पावर्स की बात हो रही है जी. सुनिएगा थोड़ा सा. अगर आप रिवीजन का सेक्शन 108 अगर आप खोल के देखेंगे
बंद कर दिया। यस, अगर आप रिवीजन का सेक्शन खोल के देखेंगे तो उसमें ऐसे लिखा है कि कमिश्नर अपने सुबॉर्डिनेट के द्वारा पास किए गए किसी भी ऑर्डर को सुओ मोटो चेक कर सकता है और उसे ओपन करके रिवीजन कर सकता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि कमिश्नर, ठीक है, सो वो कहता है कि जी कमिश्नर सबसे पहले एडिशनल कमिश्नर को भी ओपन कर सकता है। ये सेम रैंक पे है जबकि, ठीक है, कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर मोर और लेस सेम रैंक पे है, और द जॉइंट कमिश्नर के द्वारा भी अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है उसको भी रिवीजन के अंदर लेकर आ सकता है। सो कमिश्नर की पावर्स बढ़ा दी। ठीक है, पहले क्या लिखा था, बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर, अपने सुबॉर्डिनेट किसी भी अथॉरिटी का ऑर्डर रिवाइज कर सकता है। ठीक है, सो अब हमने क्या लिखा, प्रिंसिपल कमिश्नर और द कमिश्नर फॉर द डिसीजन और द ऑर्डर पास बाय एडिशनल कमिश्नर भी इसके अंदर ले लिया और जॉइंट कमिश्नर को भी ले लिया। तो जॉइंट कमिश्नर का ऑर्डर भी कमिश्नर रिवाइज कर सकता है, एडिशनल कमिश्नर का ऑर्डर भी कमिश्नर रिवाइज कर सकता है। ये तो हुई जी फर्स्ट अमेंडमेंट। सेकेंड अमेंडमेंट हमने कहा सर एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर भी ऑर्डर अमेंड कर सकते हैं ऑफ द ऑफिसर्स बिलो देम। इनके बिलो कौन आएगा, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट एज द रिवीजनल अथॉरिटी। सुनिएगा जी, मैं समराइज कर रहा हूं। इन अदर वर्ड्स, इस अमेंडमेंट से पहले अगर आपको पेपर में कोई पूछता है कि सर रिवीजनल अथॉरिटी कौन है, रिवीजनल अथॉरिटी कौन है, तो मैं कहता सर सिर्फ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर, सिर्फ कमिश्नर और कोई नहीं। ठीक है, अब हमने रिवीजनल अथॉरिटी कमिश्नर को भी बना दिया, एडिशनल कमिश्नर को भी बना दिया और जॉइंट कमिश्नर को भी बना दिया। और कमिश्नर को कहा कि सर आप सबके ऑर्डर चेक कर सकते हो, साथ के साथ एडिशनल और जॉइंट के भी कर सकते हो। और एडिशनल और जॉइंट को क्या कहा कि आप डिप्टी, असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट के भी ऑर्डर रिवाइज कर सकते हैं। एक तो कमिश्नर की पावर्स बढ़ा दी, दूसरा रिवीजनल अथॉरिटी जो आज तक सिर्फ कमिश्नर को माना जाता था, अब उसमें दो और ऐड कर दी, एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर को भी रिवीजनल अथॉरिटी बना दिया। एनी प्रॉब्लम इन दिस? चलेंगे आगे, ये इंपॉर्टेंट है जी बहुत। नेक्स्ट, आपको पता ही है जी, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ थी। जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख को यूटीज बना दिया गया जी, उनका स्टेट का दर्जा खत्म कर दिया गया। ठीक है, सो वो कहते हैं कि जी नोटिफिकेशन टू अमेंड द ट्रांजिशन प्लान फॉर द यूटीज ऑफ JNK एंड द लेह लद्दाख। ठीक है जी, JNK आज भी एक यूटी है विद द स्टेट लेजिस्लेशन, लेकिन लद्दाख जो है वो तो एब्सोल्यूट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट आई है जी, विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, सो आगे जो लिखा हुआ है जी सारा आप क्रॉस कर रहे हैं, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये डेट्स इन्होंने कुछ बताई है जी, नहीं पढ़ने की जरूरत। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट लगा रहे हैं जी पढ़ने जा रहे हैं। ऑटको इंडिया लिमिटेड वर्सेस CTO, दैट इज अ कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है। सुन लीजिए क्या होगा। ये जो कंपनी है जी, दे आर एंगेज इन द एक्सपोर्ट और इनको कुछ कैश इंसेंटिव आया और इस ऑफिसर ने इसके ऊपर बेस्ट जजमेंट मेथड लगाते हुए कैश इंसेंटिव के ऊपर GST और टैक्स कलेक्ट करने की बात की। तो हमने कहा कि सर ये दोनों चीज़ें गलत है, आपने बेस्ट जजमेंट कैसे लगा दी? बेस्ट जजमेंट में तो आप सिर्फ तभी जाएंगे ना कि मैं कॉपरेट नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा। आपने बेस्ट जजमेंट कैसे लगा दी? और मद्रास हाई कोर्ट ने भी फेवर में दीजिए, उन्होंने कहा यहाँ पे बेस्ट जजमेंट नहीं लग सकती। ठीक है, सो केस पढ़ लेते हैं क्या है। द असेसी मिस्टर KA प्रथस्त्र जो भी है जी was engaged in the export and received some cash incentive from the export. The assessing officer has made a demand and penalty by invoking the section 12 subsection 3 of the Tamil Nadu state GST 1959। ये पुराना टैक्स है, ये GST नहीं है।
ठीक है, जनरल सेल टैक्स वाला, ऑन द ग्राउंड्स दैट द कैश इंसेंटिव रिसीव फ्रॉम द एक्सपोर्ट अट्रैक्ट्स द एडिशनल टैक्स, और उसके ऊपर आपको पे करना पड़ेगा। सो इसमें ये जो सीधा यहाँ पर आ रहे हैं जी, क्योंकि इतनी रेलिवेंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू द असेसी द इम्पोजिशन ऑफ द एडिशनल टैक्स however has not been done as a result of best judgment, और वो कहता है क्योंकि आपने बेस्ट जजमेंट पे की नहीं, पेनल्टी आपने मेरे को बेस्ट जजमेंट वाली लगा दी, तो वो कहता है कि जी कैन नॉट बी डन। इट वाज हेल्ड दैट ये जो एडिशनल टैक्स है कैन नॉट बी इम्पोज्ड एंड नो पेनल्टी कैन बी लेविड, सो उसके फेवर में है जी, ठीक है। ये जीएसटी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करवा रहा हूँ, आपको भी इतनी मेहनत करके इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्रक्स मैंने आपको बता दिया। तो सर ये एक्सपोर्ट वैसे अगर हम इसको कंसीडर करें कि जो कैश इंसेंटिव आया तो उस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? जीरो रेटेड। क्या? जीरो रेटेड। वही था ना कि इसी के रिलेटेड है, जब एक्सपोर्ट ही नहीं लगा तो फिर इसके देखिए एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में को 1 लाख आया या 1 करोड़ आया, उसमें 0% लगना है, जीरो रेटेड है, ठीक है। सो अमाउंट डजंट मैटर इन द एक्सपोर्ट। सुन लीजिए, नेक्स्ट है जी सप्रेशन ऑफ द फैक्ट्स। इसके ऊपर भी थोड़ी अच्छी जजमेंट आई है जी, लिखा भी हुआ है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द लैंडमार्क जजमेंट, सप्रेशन ऑफ द फैक्ट्स ना है कि छुपाना, ठीक है। एक होता है कि जी हमसे गलती हो गई, कम टैक्स पे कर दिया हमने, बट कुछ छुपाया नहीं, इंटेंशनल नहीं किया जी, अनइंटेंडेड एरर है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, 2 मुद्दे हैं। नंबर 1, असेसी गलत क्लासिफिकेशन करे जा रहा था, कोई गुड्स इंपोर्ट करता था और उसे गलत कैटेगरी के अंदर इंपोर्ट करवाया जा रहा था, और डिपार्टमेंट भी अप्रूव करे जा रहा था, डिपार्टमेंट भी उसको अप्रूव करे जा रहा था। 2-4 साल के बाद डिपार्टमेंट की जब जाग खुली और उसने कहा कि जी ये 12% नहीं, इसमें तो 18% टैक्स बनता है, तो सबसे पहले तो असेसी ने इस बात पे चैलेंज कर दी कि आप अभी तक सोए हुए थे, आप तो आज से पहले की सारी असेसमेंट अप्रूव करे जा रहे थे, आपने अभी तक कुछ क्यों नहीं कहा, जिसको हाई कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया। वो कहते हैं कि जी हमें हमारे डिपार्टमेंट का पता है, हम थोड़ा सा लेट ही उठते हैं, तो अगर हमने पहले इसको अप्रूव कर दिया, दैट डज नॉट गिव्स अप द राइट कि आज हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। अगर हम लेट से उठे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम आपकी प्रीवियस असेसमेंट एक्सेप्ट कर भी चुके हैं तब भी आज हम आपको ये टैक्स जमा करवाने को कह सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने असेसी को बोला कि सर इट इज द सप्रेशन ऑफ द फैक्ट्स, आप हमसे छुपा रहे थे, जिस पे असेसी ने कहा कि जी अब तो आप उल्टा मेरे को बोल रहे हो, मेरे से भी गलती ही रह गई, ठीक है, मेरे को पता था कि मतलब अनइंटेंडेड एरर है, और जब पता लगा तो हम इसको ठीक कर रहे हैं, तो इसे सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं कहा गया। अगर सप्रेशन ऑफ द फैक्ट्स होता फिर ह्यूज पेनल्टी आनी थी, ठीक है, और नोटिस डिलीवरी पीरियड भी बढ़ जाता है, पुराने सालों के केसेस भी खुल जाते हैं अगर सप्रेशन ऑफ फैक्ट हो, बट अगर अनइंटेंडेड है, ठीक है, इन दैट केस टाइम भी कम रहता है और पेनल्टी भी बहुत कम रहती है। सो वो कहता है कि द एक्सप्रेशन suppression of the facts has been deliberated by the Honorable Supreme Court in the landmark judgment, wherein it was held that there must be positive action on the part of assessee to make a willful suppression। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पुख्ता सबूत होना चाहिए कि असेसी को छुपा रहा था। अगर पुख्ता सबूत नहीं है फिर ये नहीं कहा जाएगा कि सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है। The relevant text of the said judgment में क्या लिखा, point paragraph number 27, relying upon the aforesaid observation of this court in the case of Pushpam Pharmaceuticals Company versus the collector of the Central Excise Bombay, we find that the suppression of the fact can only one meaning that the correct information was not disclosed deliberately to evade the payment of the duty when the facts were known to both the parties मतलब supplier and the recipient. The omission by one to do what he might have done, not that he must have done, would not render it suppression। फिर से बोल रहा हूँ कि एक को कुछ करना चाहिए था जो उसने नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि ये suppression है, कि दूसरे को भी ये बात का पता था। It is settled law that mere the failure to declare does not amount the willful। बताना रह गया जी, गलती से भी बताना रह सकता है, बट मैं छुपा रहा था ये नहीं, ठीक है। आपके साथ भी लाइफ में कभी ऐसा हुआ होगा, कोई बात बतानी रह गई, बाद में आपको कहे कि आप छुपा रहे थे, तो आप कहते हैं कि नहीं छुपा नहीं रहा था, जेन्युइनली बतानी रह गई, माइंड से स्किप हो गया।
सो देयर मस्ट बी, वो कहते हैं कि जी सप्रेशन ऑफ एक्ट सिर्फ तभी कहा जाएगा देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव एक्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द असेसी टू फाइंड द विलफुल सप्रेशन, जिससे पता लग जाए कि आप छुपा रहे थे। Therefore, in the view of our findings made herein above, there is no deliberate intention on the part of the appellant to not to disclose the correct information or to evade the payment of the duty. It is not open to the Central Excise Officer कि आप उसके ऊपर सेक्शन 11A of the Act लगा दें, ये क्या कि separation of the fact है। तो लास्ट में उसने यही बात बोली है कि सिगेट इसके अंदर नहीं आएगा जी। सिगेट हमारा क्या है? कस्टम्स पुराना है जी, एक्साइज, गोल्ड, एपलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, क्योंकि ये केस भी एक्साइज का है, ठीक है, सेटल अब हुआ है, तो एक्साइज के अंदर जो केसेस चल रहे थे वो चले थे जा रहे हैं। आर वी गुड? सेपरेशन ऑफ द फैक्ट में हमने कहा कि ये पुख्ता सबूत होना चाहिए कि आप छुपा रहे थे, किसी को बताना रह गया तो दिस इज नॉट सफिशिएंट। एक यूएस की कंपनी है, मेरे से पहले सुन लीजिए फिर आपको थोड़ा इजी लगेगा, नहीं तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड समहाउ आई कैन सेंस इट कि आपकी बैटरी भी थोड़ी लो हो रही है। ठीक है, सो एक कंपनी है जी, होल्डिंग कंपनी यूएस के अंदर, उन्होंने अपनी सब्सिडरी खोल दी जी इंडिया के अंदर। आइज ऑन द बोर्ड प्लीज। ठीक है, सो और सब्सिडरी अपनी होल्डिंग को आपको सर्विसेज दे रही है। ठीक है, तो हमने पूछा कि सर क्या इसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मान लोगे, और ये जीरो रेटेड है कि नहीं। हम कहाँ गए? एडवांस रूलिंग लेते। फिर से होल्डिंग कहाँ पर है? यूएस के अंदर, उन्होंने सब्सिडरी खोल दी इंडिया के अंदर। अब इंडिया की जो कंपनी है वो होल्डिंग का ही काम करेगी, उसी को सर्विसेज देगी और उन्हीं से पैसे कमाएगी। तो हमने कहा कि सर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में क्वालिफाई हो जाएगा कि नहीं, और ये जीरो रेटेड होगा कि नहीं। एडवांस रूलिंग हम लेने का, एडवांस रूलिंग वाले हमें ये खोल के दिखा रहे हैं, सेक्शन 97 एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ, सेक्शन 97 एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग। तो वो कहते हैं कि जी आप एडवांस रूलिंग इन मैटर्स पे ले सकते हो। ये क्या पूछने गए थे कि सर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा कि नहीं। ठीक है, दूसरा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए मैं क्या डिसाइड करूंगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर बनता है तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बन जाएगा। ठीक है, सेकेंडली इन्होंने क्या पूछा कि सर ये जीरो रेटेड, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट बन गया तो ये जीरो रेटेड है। तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। कहते सर आप हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हो? ये हम आपको सेक्शन 97 सबसेक्शन 2 में बता देते हैं। नंबर 1 आप हमसे पूछ लो कि क्लासिफिकेशन, ये गुड्स और सर्विसेज कौन से टैरिफ में फॉल करते हैं, कौन से HSN कोड इनका क्या है, वो हम बता देंगे। सेकंड, कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आपके ऊपर लगती है कि नहीं, वो हम आपको बता देंगे। TOS और VOS भी हम आपको बताएंगे, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई। ITC मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी हम बता देंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ द लायबिलिटी टू पे द टैक्स स्टार्ट करेंगे जी, ये भी हम बता देंगे। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है कि नहीं, ये भी हम आपको बता देंगे। और वो कहते हैं कि पर्टिकुलर थिंग डन बाय द एप्लीकेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और द बोथ, ये सप्लाई है कि नहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, और उन्होंने इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। हाई कोर्ट में उन्होंने अपील फाइल की थी, रिट पिटीशन की, इन्होंने गलत मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। हाई कोर्ट ने कहा पॉइंट नंबर E इज वाइड इनफ टू कवर देयर क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है कि जी जीरो रेटेड है कि नहीं, तो उसने साफ साफ पूछा कि GST पे करना है कि नहीं पे करना है। ठीक है, सो इन दैट केस हमने AAR को कहा कि सर आपकी रूलिंग गलत थी, जिसमें आपने इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, आपको एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। वो क्योंकि उन्होंने कहा कि जी POS और एक्सपोर्ट का साफ साफ क्लैरिफाई नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने पॉइंट नंबर E 97 सबसेक्शन 2 क्लॉज E को वाइडन स्कोप किया जी, और उन्होंने कहा कि जी इसके अंदर कवर हो जाए। अब पढ़ते हैं जी, अब आपको समझ में आ जाएगा। आइए, सो दिस क्वेश्चन उन्होंने कहा कि जी POS एक तरह से इन्वॉल्व करता था। IG एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास गए। आपको मैं
थोड़ा फास्ट पढ़ा दूं कि एक एक, ठीक है ना। ये यूएस की होल्डिंग थी जी, इंडिया में सब्सिडरी थी, और उन्होंने एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से पूछा कि क्या ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है या नहीं, और मेन मुद्दा इसमें था कि पीओएस का, और पीओएस नहीं लिखा हुआ था जी सेक्शन 97 में, और उन्होंने कहा कि जी आप किसी भी पॉइंट में कवर नहीं हो रहे, और एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। अब उन्होंने अपील फाइल की जी हाई कोर्ट में, यहां से अब ध्यान से पढ़ेंगे। High Court held that the hyper-technical view taken by the AAR not to admit at threshold application, कि उन्होंने क्या व्यू लिया कि ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, सीकिंग द एडवांस रूलिंग ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ऑन द ग्राउंड दैट कि ये जो पीओएस का मुद्दा हमसे पूछ रहे हैं ये 97 सबसेक्शन 2 में तो कहीं पे आता ही नहीं है। While it is true, और उन्होंने भी कहा, क्या कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं लिखा हुआ ए से लेकर जी तक, मैंने सारे पॉइंट आपको पढ़ा दिए, उसमें कोई भी पीओएस का मुद्दा नहीं आता, लेकिन वो कहते हैं क्लॉज ई जिसके अंदर ये पूछा गया था कि टैक्सेबल बनती है कि नहीं बनती, जीएसटी इसके ऊपर पे करना है कि नहीं करना। कहते हैं कि जी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द लायबिलिटी टू पे द टैक्स ऑन द गुड्स और सर्विसेज ऑफ द बोथ इज वाइड इनफ टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग टू द लेवाई ऑफ द जीएसटी। सीधा मैं लास्ट में आ जाऊं। सो इन द व्यू ऑफ अबव एआर हैज द जुरिसडिक्शन टू एड्रेस द फॉरसेड इशू। तो उन्होंने कहा कि जी आपके पास ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने की पूरी पावर है और आपको ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। सर इसमें डिसीजन कोई आएगा कि जरूरत डाटा टैक्स नहीं करेगा, इनसफिशिएंट फैक्ट्स जी, ठीक है, देखना पड़ेगा क्या सर्विसेज हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंटरमीडिएरी की हैं तो पीओएस इंडिया में बनेगा, फिर तो एक्सपोर्ट नहीं है। अगर कोई और सर्विसेज है, ठीक है, रेंटिंग ऑफ एयरक्राफ्ट या कोई और है, ठीक है, इन दैट केस पीओएस इंडिया के बाहर भी बन सकता है। तो मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा कुछ और था। सो आई कैन नॉट डिसाइड कि पीओएस कहाँ पे बने। पर इन्होंने डायरेक्टली पीओएस तो नहीं पूछा, इन्होंने यही पूछा था कि क्या हम पे कर सकते हैं या नहीं। एक्सपोर्ट बनेगा कि नहीं, एक्सपोर्ट के लिए मैंने तो सीधा ही बोला कि पीओएस बताएगा कि एक्सपोर्ट है कि नहीं, इंटरस्टेट है कि नहीं, इंट्रास्टेट है कि नहीं, ये तो पीओएस बताता है। एक्सपोर्ट डेफिनेशन ही बता सकती है, इसमें पीओएस की तो जरूरत ही नहीं थी। एक्सपोर्ट की तो डेफिनेशन है कि टेकिंग गुड्स और सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम अ प्लेस इनसाइड इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, बट वो तो हो ही रहा है, तो इसमें तो पीओएस ये जो आप डेफिनेशन बोल रहे हैं दैट इज फॉर द गुड्स, ठीक है। गुड्स को तो हम टैंजिबल है, देख सकते हैं कि जो इंडिया से बाहर कहीं पे जा रहे हैं कि नहीं, बट सर्विसेज के केस में इट इज नॉट दैट सिंपल, वहाँ पे पीओएस ही देखना पड़ेगा, ठीक है। और पीओएस गुड्स का तो बड़ा सिंपली खत्म हो जाता है। इंपोर्ट के केस में डेस्टिनेशन ऑफ द इंपोर्टर, और एक्सपोर्ट के केस में लिखा है प्लेस आउटसाइड इंडिया, वहाँ पे ये भी नहीं लिखा कि डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा। ये बहुत सिंपल है जी, ये कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, और सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स के अंदर चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर जिनकी इनकम भी एग्जाम्प्ट है ये उसके अंदर फॉल करते हैं। इन्होंने जीएसटी से पूछा कि जी हमें जीएसटी पे करना है, जवाब आया जी नहीं। हमने पूछा क्यों नहीं, तो वो कहते हैं कि सर हम कुछ चार्ज थोड़े ना करते हैं, फ्री में देते हैं और कोई बिजनेस मोटिव नहीं है, ठीक है। सो इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। तो वो कहते हैं कि जी ये मेडिकल लीगल एड देते हैं, मेडिकल असिस्टेंस और वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं टू द वुमेन एंड देयर चिल्ड्रन सर्वाइविंग द वायलेंस डज नॉट अमाउंट टू सप्लाई। और एप्लीकेंट जो है वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है हु आर रजिस्टर्ड इन द सेक्शन 12A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इट फैसिलिटेटेड द लीगल एड, मेडिकल असिस्टेंस एंड द वोकेशनल ट्रेनिंग। दोबारा से आ रहा है। वेस्ट बंगाल के अंदर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने कहा कि दे डिड नॉट चार्ज एनी कंसिडरेशन ये सारी सर्विसेज देने के लिए, तो ये सप्लाई के अंदर फॉल नहीं करेंगे, हेंस इनको जीएसटी नहीं पे करना। गुड, आगे आते हैं। सेम है जी, बिल्कुल। Imparting the vocational training recognized by the government of India makes an entity eligible for the exemption from the GST। ये भी ऐसे ही जी NGO हैं, ठीक है, और सेक्शन 12A में रजिस्टर्ड है। इनके केस में भी सेम जजमेंट है। आई एम स्किपिंग इट, मेरी तरफ से आप चाहें तो क्रॉस कर सकते हैं। सेम एज
बस ऊपर वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये एनजीओ है, ये भी सेक्शन 12A के अंदर रजिस्टर्ड हैं जी, और ये भी अच्छा काम कर रहे थे। हमने कहा कि जी आपको जीएसटी के अंदर आने की जरूरत नहीं है। पोर्टिस्कैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का केस है जी, महाराष्ट्र के AAR के अगेंस्ट इन्होंने किया। सुनेंगे जी थोड़ा ध्यान से। तो दिस एप्लीकेशन वाज फाइल्ड अंडर सेक्शन 97, अभी पढ़ा कर आया हूँ जी आपको, सेक्शन 97 एप्लीकेशन टू द एडवांस रूलिंग अथॉरिटी। और कौन कौन से मैटर्स हैं A to G हमने सारे पढ़ रखे हैं। कहते हैं कि जी एंड द महाराष्ट्र SGST बाय द एप्लीकेंट, उनके पास गया जी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी लेने। क्या एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में इन्होंने कहा कि जी हमारी कंपनी जो है इसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स पे करना है कि नहीं ऑन द रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज फ्रॉम स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी। ठीक है जी, इन्होंने कोई रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से ले रखा है, तो ये पूछ रहे हैं कि जी रिवर्स चार्ज हम पे लगेगा कि नहीं लगेगा। क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है, इन्होंने SEZ अथॉरिटी से कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे ली, तो ये कहते हैं रिवर्स चार्ज हम पे लगेगा कि नहीं लगेगा। हमने कहा चलो एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन वो कहते हैं हमारे पास और भी है। तो वो कहते हैं कि जी क्या हमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कोई और सर्विसेज अगर हम लेते हैं तो ये फलां नोटिफिकेशन के अंदर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज के अंदर कि नहीं। तीसरा, अगर ये दोनों पॉइंट्स के आंसर येस हैं तो रिवर्स चार्ज के अंदर हमें IGST पे करना है, SGST पे करना है या SGST पे करना है। आपको क्वेश्चन समझ में आए? देयर एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड। अगेन उन्होंने कहा कि जी आप A से लेकर G तक किसी भी पॉइंट में कवर अप नहीं होते। हमने कहा ये क्या बात है? तो वो कहते हैं कि जी आप तो सप्लायर हैं ही नहीं, आप तो रेसिपिएंट हैं। आप तो रेसिपिएंट हैं। ये AAR सिर्फ और सिर्फ सप्लायर के लिए है। अब पढ़ देता हूं जी आपके लिए। AAR authority made it clear that the provision of the CGST Act and the MGST Act are in the same, वो बिल्कुल सेम है जी except certain provision, therefore unless, ये पैराग्राफ स्किप कर रहे हैं जी, आगे आते हैं 95 से पढ़ते हैं। Section 95 of the CGST Act allows the AR to decide the matter in respect of supply of goods of the services, चाहे वो undertaken हो या proposed to be undertaken हो, इससे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे ongoing business हो या नया business हो, इससे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। In case the applicant कोई भी supply तो वो दे ही नहीं रहा, has not, उसने खुद तो कोई supply की ही नहीं। The applicant is, highlight करेंगे जी, recipient of the services pertaining to the renting of immovable property in the subject case. The implicant transaction are not in the relation of supply, ये supply की तो है ही नहीं। Proposed to be taken or undertaken by the applicant, therefore section 95 में आप qualify नहीं हो पाएंगे, hence आपको advance ruling authority कोई भी advance ruling नहीं देगी। ठीक है जी, तो इससे एक बात तो क्लियर हुई कि सप्लायर को आना पड़ेगा जी पूछने के लिए, रेसिपिएंट आके नहीं पूछ सकता। ठीक है, ये सेक्शन 95 मैंने यहाँ पर आपके लिए देखा भी है। ये देखिए जी, यहाँ पर लिखा भी है, एडवांस रूलिंग मींस द डिसीजन बाय द अथॉरिटी। थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, आई बिलीव मुश्किल है पढ़ना। इन रिलेशन टू एडवांस रूलिंग अथॉरिटी इन रिलेशन टू सप्लाई, not the receipt of goods or services, in relation supply of goods or services or both being undertaken or proposed to be undertaken। यहाँ पे आप तो सप्लाई कर ही नहीं रहे, आप तो रिसीव कर रहे हैं, आपको नहीं मिलेगी जी एडवांस रूलिंग। आर वी गुड? ठीक है, सो कुछ नए पॉइंट ऑफ व्यू सामने आते हैं जी। ठीक है, ये है जी अब हमारा सर्च, सीजर एंड ऑफेंसेस को लेकर थोड़ा सा ये अब हम यहाँ पे थोड़ी स्पीड अपनी पेश करेंगे जी। रिमझिम इस्पात लिमिटेड वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी। सुनिएगा जी, हमने कहा कि जी कहीं पे भी सर्च करें तो यू मस्ट हैव द रीजंस। ठीक है, और वो हेयर से नहीं होनी चाहिए, सुनी सुनाई बातें या कोई फैंसी चीजें नहीं होनी चाहिए, कुछ पुख्ता सबूत आपके हाथ में होना चाहिए, सिर्फ तभी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन
इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक्चुअली ना इनकी सर्च हो गई और बाद में इन्होंने कहा कि सर इनके पास प्रॉपर रीजन थे ही नहीं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसमें जो जजमेंट दी, ठीक है, एक दो बातें अच्छी बोली और एक दो बहुत बेकार बातें भी बोली, ठीक है। क्या, मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जी आपके पास रीजन रिकॉर्डेड होना चाहिए। असेसी को बताओ या ना बताओ, इट मे बी डिस्क्लोज्ड, इट मे नॉट बी डिस्क्लोज्ड। अगर आपने डिस्क्लोज ही नहीं करने, ठीक है, फिर रीजन पता कैसे लगेगा कि आपके पास रीजन था कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जी ये सफिशिएंट रीजन है या नहीं, इसके ऊपर कोई भी कोर्ट नहीं फैसला सुनाएगी, ठीक है। फिर तो उसने जो भी रीजन लिख दिया वो वैलिड है फिर, ठीक है, कि सफिशिएंट है या नहीं। तो पढ़ देते जी। सेक्शन 67 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, बट दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज अ रीजन टू बिलीव. It is also argued that the reason to believe should be based upon some tangible material and should not be based upon some fanciful consideration as the exercise of the powers of the search and seizure. ठीक है, क्योंकि सर्च एंड सीजर कहता है आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर क्या कहा, अब ये पढ़ने वाली बात है जी। कहता है कि रीजन टू बिलीव आर मैंडेटरी टू कंडक्ट द सर्च एंड सीजर प्रोसीजर adopted as per the state GST acts. The court held that it is essential that the officer authorizing the search should have the reason to believe. The principle that are culled out of the catena of the decision referred above is that the reason to believe should exist and they should be based upon the reasonable material and should not be on the fanciful, full or arbitrary. It is also established that the court in the exercise of its power under the article 2 to 6 cannot go in the sufficiency of the reason, कि इतना रीजन सफिशिएंट था या नहीं था। वो कहते हैं कि कोर्ट इसके ऊपर फैसला नहीं सुना सकती, and should not sit in the appellate court over the reasons recorded, and it is well established that the reason may or may not be communicated, ठीक है। तो उन्होंने कहा रीजन एग्जिस्ट करने चाहिए, कोर्ट ये रीजन सफिशिएंट है कि नहीं इसके ऊपर कभी भी ना केस सुन सकती ना अपील में जा सकती, ठीक है, और may or may not be disclosed. नेक्स्ट ये परेश नथालाल चौहान का केस है जी। इनके घर पे सर्च हुई थी और वो 7-8 दिन वहाँ पर रहे और ये मतलब एज पर द फैक्ट्स सामने आता है कि उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से घर वालों के साथ ट्रीट किया, उनके मोबाइल फ़ोन सब कुछ एक्सेस किया, उनकी प्राइवेसी ख़त्म की और वहीं पे ऑफिसर्स रहे, ठीक है, और एक तरह से हाउस अरेस्ट, उनको ना बाहर जाने की परमिशन ना अंदर आने की। और कोर्ट ने भी बहुत ज़्यादा फटकार लगाई जी टू द GST अथॉरिटी, दिस इज़ टोटली अब्यूज ऑफ अथॉरिटी और आप इस तरह से सर्चेस कंडक्ट नहीं कर सकते। रीड करते हैं जी। Search and seizure operations were conducted by the GST official on the residential premises pursuant to the authorization in the subsection 2 of the section 67 the CGST Act. So a search came to be conducted at the residential premises of the petitioner, which कब गई थी वो 11 अक्टूबर को अंदर गए और बाहर कब आए 18 अक्टूबर को। The search has taken place whereby the search of any goods liable to the confiscation of the documents or the books or the things has literally been converted to a search for the taxable person, and the search party has camped inside the residential premises of the petitioner for in all 8 days, during which the period the family members of the petitioner were at the mercy of the authorized officer and they were confined to the search premises and kept under the surveillance, integrated during the night times and checking their mobile phones, and they were not able to permitted to leave the premises without the permission of the authorized officer. पंचनामा के अंदर भी वो कहता है ये नहीं मेंशन किया गया कि ऑफिसर्स, पंचेस एंड द कांस्टेबल डिड what they did inside the residential premises where they stayed and slept at night. Gujarat High Court held that the action of the revenue officers was abhorrent, shocking to the conscience of the court and should not be repeated. Assessi's family were literally under the house arrest. Action of the search party was illegal, invalid and not backed by the statute. Even if the assessee intentionally avoided the authority, फिर भी आप उसके घर नहीं जा सकते थे. It could not be a ground to convert the search of the premises or the search of the assessee, as there is no power for that. All statutory requirements were thrown to the winds.
It was the offense against the revenue officer against the section 348. It was a violation of the right of the privacy of the assessee's family and infringed their fundamental rights जो कि उनको मिले थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से. नेक्स्ट मैं पहले ब्रीफ कर देता हूँ, थोड़ी इजी है. एक ट्रांसपोर्टर को हमने किया और हमारा काम क्या था, हम 2 व्हीलर्स, ठीक है, एक्टिवा, बाइक्स, ये सब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने हैं. उसने प्रॉपर बिल रेज किया, प्रॉपर ई वे बिल के अंदर ट्रक का नंबर सब कुछ मेंशन किया, एवरीथिंग वाज मेंशन. आधे रास्ते में ट्रक पंचर हो गया, ठीक है, और एक और ट्रक हमने मंगवाया और उसमें सारा लोड करके उसको लेकर जा रहे थे. ई वे बिल में अपडेट करना चाहिए था कि जी व्हीकल हैज बीन चेंज और नया ट्रक का नया नंबर आपको अपडेट करना चाहिए था. वो उन्होंने अपडेट नहीं किया. वो कहते हैं कि जी टेक्निकल ग्लिच, मतलब वेबसाइट वाज नॉट वर्किंग, वहाँ पे नेट इंटरनेट प्रॉपर नहीं था, हम अपडेट नहीं कर पाए. आगे ऑफिसर ने पकड़ लिया, ई वे बिल पे किसी और का ट्रक नंबर था और उसने कहा कि जी ये तो कोई और ट्रक नंबर है. उसने गुड्स इम्पाउंड कर लिया और पेनल्टी लगाई 100% ऑफ द टैक्स पे. हमने कहा इतनी सी गलती के लिए ई वे बिल के अंदर हमने ट्रक का नंबर अपडेट नहीं किया, इतनी सी गलती के लिए ये बहुत ह्यूज पेनल्टी है. और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है एपलेट अथॉरिटी थी, उन्होंने फेवर में दिया, जिससे 10,000 रुपये की पेनल्टी लगा के छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि जी इतनी पेनल्टी नहीं बनती. फाइन, मैं लास्ट पैराग्राफ पढ़ा दूँ, ठीक है, ऊपर के फैक्ट्स मैंने आपको सारे बता दिए. द एपलेट अथॉरिटी हेल्ड दैट द प्रॉपर ऑफिसर एक्टेड इन हेस्ट टू levy the tax and the penalty without giving the proper opportunity of being heard. Penalty imposed in the mechanical manner, ignoring the corrected and the updated e-way bill produced by the assessor. It further held that the mistake was a procedural one and the minor penalty should be imposed. और उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये रख के बाकी सारे पैसे वापस कर दिए क्योंकि वो ऑलरेडी पेनल्टी और टैक्स जमा करवा चुका था. चलेंगे नहीं? इसमें ना डायरेक्ट कन्फिस्केशन हो गई जी. 129 के अंदर पहले आपको शो कॉज नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद 130 में कन्फिस्केशन होती है. दोबारा से बोल रहा हूँ, 129 इज सर्च, सीजर एंड इंस्पेक्शन का है और उसके बाद आपको शो कॉज नोटिस आता है और फिर 130 के अंदर गुड्स कन्फिस्केट किए जाते हैं. इस केस के अंदर 129 इशू किए बिना ही 130 में कन्फिस्केट हो गए, तो वो कहते हैं कि जी ऐसे तो हो ही नहीं सकता. सो यहाँ से मैं रीड कर देता हूँ. द पटिशनर सेड दैट जो शो कॉज नोटिस सीधा 130 में आ गया विदाउट कंप्लाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेक्शन 129 के बिना 130 में कैसे जा सकते हैं. क्रॉस कर लीजिए अगले पेज के ऊपर जो ये 3 लाइन है, क्रॉस करने नॉटेड. कल एक एंटीसिपेटरी बेल का एक केस हमने किया था जिसमें 9.05 करोड़ का उसने कुछ घपला किया. उसको लगा कि ये इंस्पेक्शन के लिए आए थे, सब कुछ कागज़ ले गए और क्योंकि अमाउंट 5 करोड़ से ऊपर है, अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर मेरे ऊपर वो केस करेंगे. सो इस जजमेंट के अंदर उन्होंने मोर और लेस सेम है जी. उन्होंने कहा अरेस्ट हम बिल्कुल कर सकते हैं अगर कॉग्निजेबल है तो, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल उन्होंने कहा एफआईआर से पहले नहीं देंगे. आगे मैं एक और आपको जजमेंट करवाऊंगा जिसमें वो कहते हैं कि जीएसटी ऑफिसर अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट करना चाहता है तो पहले एफआईआर करवानी जरूरी है. ठीक है, आपको पुलिस को एफआईआर करवानी पड़ेगी कि इन्होंने 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ कितने का टैक्स पहले चोरी किया, एफआईआर करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं. इन्होंने क्या कहा कि एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती. आप कंप्लेंट तो करें, ठीक है, सो एफआईआर आपको दर्ज करनी पड़ेगी. मेरी तरफ से जी ये क्रॉस है, ठीक है. मैं सिर्फ ये लास्ट आपको पैराग्राफ पढ़ाना चाहता हूँ. लास्ट 2 पढ़ लेते हैं. It was held that if the reason to believe that the person has committed any offence under section A, B, C, D of the section 132 subsection 1, जिसकी वजह से उसे arrest करना चाहिए, though found in the file but not disclosed in the order authorizing the arrest, the same is enough and it is not required to be recorded in the order of
authorization. And the High Court also held that since no FIR is lodged before the exercising power of arrest, तो वो कहते हैं कि जी the accused person 438 के अंदर anticipatory bail तब तक नहीं ले सकता. ये भी आप OH करेंगे जी. ओनली हेडिंग GST इंटरेस्ट रिकवरी एंड द अटैचमेंट ऑफ द बैंक कैन नॉट बी डन विदाउट नोटिस. ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर आप किसी का बैंक अकाउंट अटैच करना चाहते हैं या इंटरेस्ट किसी से डिमांड कर रहे हैं, रिकवर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले नोटिस, डिमांड नोटिस भेजना पड़ेगा. ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया. FIR पहले करनी पड़ेगी जी, तभी GST ऑफेंसेस के अगेंस्ट आप अरेस्ट कर सकते हैं. ये मैं पढ़ देता हूँ. पटिशनर ने किया क्या, कहता है कि जी कुछ फेक फॉर्म्स बनाई ताकि वो टैक्स इवेड कर सके और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और इनवॉइसेस तैयार कर सके. द इलाहाबाद हाई कोर्ट upheld that the FIR against the GST evaders under the CRPC. तो वो कहता है द कोर्ट हेल्ड दैट द कंटेंशन ऑफ द पटिशनर दैट की FIR तो कोई दर्ज हुई ही नहीं. तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है. एज द प्रोसीडिंग कुड ओनली बी ड्रॉन अगेंस्ट हिम अगर FIR दर्ज होगी, इज लायबल टू बी रिजेक्टेड. ठीक है, FIR होनी जरूरी है जी. नेक्स्ट इज IGST. ये तो क्रॉस कर रहे हैं. जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट. ये बहुत सारे लोग करते हैं. मेरे भी एक क्लाइंट है, आई विल नॉट टेक द नेम, बट वो IELTS के कोर्स करवाते हैं. ठीक है, और जिन बच्चों का IELTS में अच्छा स्कोर आ जाता है तो वो उनको कहते हैं कि जी हम आपको कनाडा की फला यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन करवा के भी देंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट जब IELTS का अच्छा स्कोर आ जाता है, उसने MBA करनी है, तो वो 5 यूनिवर्सिटी के नाम बताते हैं जी इनके ये पैकेजेस हैं, आप इन 5 में से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए. तो उसने जौन सा भी सिलेक्ट किया तो वो उस यूनिवर्सिटी की फ़ी वगैरह पे करवाए थे, और बैक एंड के ऊपर उनका उस यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है कि हम आपको स्टूडेंट्स प्रोवाइड करेंगे, आप उसमें से हमें कमीशन देना, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, बड़ी अच्छी कमीशन उनको वहाँ से आती है. ठीक है, हमने कहा कि सर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है कि क्या है. तो यहाँ पर जजमेंट है कि इंटरमीडिएरी सर्विसेज है, और इंटरमीडिएरी सर्विसेज आर एट द लोकेशन ऑफ सप्लाई. ठीक है, तो ये इंडिया में ही है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है, हेंस लायबल टू द GST, क्योंकि POS इंडिया में बन गया जी. ठीक है, इसमें पहले तो सेक्शन 13 लग जाएगा, क्योंकि रेसिपिएंट या प्रोवाइडर में से कोई एक इंडिया के बाहर होना चाहिए. तो यहाँ पे जो रेसिपिएंट है वो कैनेडियन यूनिवर्सिटी है, और सर्विस प्रोवाइडर कौन है, हम जो उनको स्टूडेंट्स भेज रहे हैं. ठीक है, सो हमें कमीशन मिलती है. तो हम एक तरह से उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएरी की आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप एजेंट हैं जी उनके, हेंस ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर फॉलो नहीं करेगा. पढ़ते हैं जी. एप्लीकेंट क्या करता था, रिक्रूटमेंट एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स टू द फॉरेन यूनिवर्सिटीज. प्रमोशनल सर्विसेज वर इंसिडेंटल एंड एंसिलरी टू द अबव प्रिंसिपल सप्लाई. ऑब्वियसली वो होर्डिंग्स लगाते थे कि जी आप कनाडा की उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास आए, प्रमोशंस करते थे. एंड द एप्लीकेंट वाज पेड कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन based upon the performance in the recruiting the students as a percentage of the tuition fee. कि जितनी भी फीस आप हमें भेजोगे उसका 5% 10% हम आपको देंगे, collected from the students enrolled through the applicant. Applicants therefore represented the university in the territory of India. हम एक तरह से उनको represent करते थे कि अगर आपको वहाँ पे एडमिशन लेनी है तो इंडिया में हम उनको represent करते थे, and acted as the recruitment agent. Thus, whatever services were provided by the applicant were only as a representative of the university and not as the independent service provider. The applicant service to the foreign universities did not qualify as the export of service, और ये इंडिया के अंदर ही टैक्स लग जाएगा. चलिए आगे. बहुत सिंपल. ठीक है, काफ़ी सिंपल था ये. इंटरमीडिएरी सर्विसेज के ऊपर हमने कहा कि सर आप ये जो इंडिया में POS बना देते हैं और इंडिया में टैक्स लगाए जाते हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. तो हमने कहा नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल वैलिड है. ठीक है, यहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि सर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पहली अमेंडमेंट करवा दी थी, आपको याद ही होगा आर्टिकल 246A, 101 अमेंडमेंट, 101st अमेंडमेंट
कॉन्स्टिट्यूशन में की जब हम जीएसटी लेकर आए, तो हमने कहा कि जी ये प्रॉपर ऑथोराइज करता है कि हम जैसे चाहें वैसे टैक्स लगा सकते हैं। तो इंटरमीडिएरी सर्विसेज के ऊपर आप ये मत कहिए कि हम जो टैक्स ले रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि हम पहले ही 246 हमारा बैकग्राउंड पूरा तैयार है जी। 246A के अंदर हमारे पास पूरी पावर्स ऑलरेडी आ चुकी है। वेरी लॉजिकल वन जी। श्री नायक फेरो अलॉयल्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने ना गलती से सीजीएसटी जमा करवा दिया, जमा करवाना था जी आईजीएसटी, ठीक है। तो हमने कहा सर ये सेट ऑफ तो होगा नहीं, आप उधर रिफंड ले लो, इधर डिपॉजिट कर लो। कहते कि जी ठीक है करवा देता हूँ। हमने इनको इंटरेस्ट लगा दिया, वो कहते नहीं इंटरेस्ट नहीं, ये तो टेक्निकल एरर है, पैसा आप ही के पास था, ठीक है। मैंने कौन सा लेट डिपॉजिट करवाया, गलत हेड में डिपॉजिट करवा दिया, टेक्निकल एरर। और नया नया जीएसटी आया है, वो कहते हैं कि जी नहीं समझ में आता कि पीओएस इंडिया में लोकल बन रहा है कि इंटर स्टेट बन रहा है, नहीं समझ में आया। सो झारखंड हाई कोर्ट ने इनके फेवर में दिया जी, वो कहते हैं इंटरेस्ट विल नॉट बी हेल्ड दैट। सीधा मैं आपको बता देता हूँ जी, इनको हमने क्या कहा कि जी आप आईजीएसटी में कितने रुपए जमा करवा दीजिए, 41,98,648 रुपीज, 42 रुपीज आईजीएसटी में 10 दिनों में जमा करवा दीजिए, और सीजीएसटी से आपको रिफंड मिल जाएगा। देखिए अगले पेज के ऊपर इतनी सेम अमाउंट का आपको रिफंड मिल जाएगा सीजीएसटी में से। और वो कहते हैं कि जी इंटरेस्ट नहीं, द पिटिशनर शैल नॉट बी लायबल टू पे एनी इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे जी, ठीक है। बिकॉज वो कहते हैं कि जी ये गलती रह गई, कोई बात नहीं, टेक्निकल एरर है, पनिश नहीं करें। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है जी कि ओशन फ्रेट के ऊपर टैक्स नहीं लगता जी अप टू द प्लेस ऑफ कस्टम्स, क्योंकि उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, ठीक है। सो अगर इंपोर्टेशन ऑफ द गुड्स के ऊपर, अगर आपको फॉरेन से, दुबई से मेरे गुड्स शिप के अंदर मुंबई पोर्ट तक आते हैं, तो उसके ऊपर आईजीएसटी नहीं लगता, उसके ऊपर आईजीएसटी नहीं लगता। ये पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। सेम बात यहाँ पे लिखी है। तो वो कहते हैं कि जी ocean freight and the corresponding notification from a place outside, मैं सीधा लास्ट में आ रहा हूँ। तो वो कहता है कि जी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, दुबई की कोई शिपिंग कंपनी है, वो हमारे को सर्विसेज दे रहे हैं। क्या सर्विसेज दे रहे हैं? हमारे गुड्स लेकर आ रहे हैं फ्रॉम अ वेसल, फ्रॉम अ प्लेस दुबई से कहाँ तक, इंडिया के कस्टम स्टेशन तक, तो उसके ऊपर आईजीएसटी नहीं लगेगा, इस पे कस्टम ड्यूटी लगती है। नेक्स्ट है जी यूटीजीएसटी, आपको पता होगा दादर एंड नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव मर्ज हो गए हैं जी एक सिंगल यूटी के अंदर। सो द गवर्नमेंट नोटिफाइड दोज पर्सन जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर था, पहले दमन एंड दीव या फिर जो पहले दादर एंड नागर हवेली के अंदर थे, तो दे आर मर्ज इन द यूटी। अब यूटी का नाम क्या हो गया, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर, ठीक है। चारों का ही नाम अभी भी है, बट मर्ज हुए। कब हुए जी? 27 जनवरी 2020 से। और इन्होंने अब अगले पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो वो कहता है कि अब आपको ना रिटर्न जो भरनी है वो कैसे भरनी है, 1 से लेकर 25 की रिटर्न अलग, जनवरी की रिटर्न सिर्फ 25 जनवरी तक जाएगी, क्योंकि तब आप अलग अलग यूटी में थे। अब देखिए ध्यान से, फरवरी की रिटर्न में 5 दिन जनवरी के भी ले लिए, तो हमने कहा सर 26 से लेकर 31 तक मतलब जनवरी की अलग रिटर्न भरेंगे, हमने कहा नहीं, वो आप फरवरी में मर्ज कर देना। वो 5 दिन के जो भी आपके इनपुट आउटपुट हैं वो आप फरवरी में ही मर्ज कर देना। सो इट इज क्लियर, जनवरी की रिटर्न वो कहता है कि 31 दिन की जगह 25 दिन की जाएगी, 26 से लेकर 29 फरवरी, क्योंकि लीप ईयर था, कहता है वो सारी डिटेल आप फरवरी के अंदर मर्ज करके भेज दें। फाइन। वेरी सिंपल जी, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कुछ एग्जाम्पशंस की हैं तो बहुत इजी है। सप्लाई ऑफ मेडिसिन कंज्यूमेबल सर्जिकल आइटम्स सच एज नीडल्स reagents आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम्पशन। तो वो कहते हैं कि जी अगर आप मेडिसिन कंज्यूमेबल सर्जिकल आइटम्स सच एज नीडल reagents वगैरह दे रहे हैं, चाहे वो लेबोरेटरी में यूज हो रही है, रूम रेंट यूज इन द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग द हेल्थ और हेल्थ केयर ऑफ द पेशेंट और द डायग्नोसिस ऑफ द ट्रीटमेंट, तो वो कहते हैं ये सारी हेल्थ केयर में आ जाएंगे और इनके ऊपर भी आपको एग्जाम्पशंस मिल जाएंगे।
सेकंड के अंदर बस इतना सा पढ़ लीजिए कि केरला की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी हैज रिसेंटली हेल्ड दैट अगर जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं इज अ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट और वो भी एग्जाम्प्ट हैं जी फ्रॉम द जीएसटी। बस इतना सा आप कर लीजिए, जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं वो भी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट हैं फॉर प्रोवाइडिंग द हेल्थ केयर सर्विसेज और उनके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब उसके अंदर आप कौन से टेस्ट कर रहे हैं, ये डायग्नोस्टिक सेंटर में तो आप कोई भी करवा सकते हैं जी, दे ऑल फाइन। So that is it for today and that is it from this class of the GST की हमारी amendments as per the supplement खत्म हो गई जी। इसके बाद customs की है, ठीक है, so that we will be covering in the next class।